हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 10 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहां पे नोटिस कर सकते हो आज की द हिंदू न्यूज़पेपर और यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन टॉप्स 3000 शोज सेंसस। देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पहली बात जो सेंसस है ना, अभी तो प्रोविजनल सेंसस है। कहने का मीनिंग क्या, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे। तो रिवीजन यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे डेफिनेटली है, थोड़े चेंजेस हमें नंबर्स के अंदर देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी फाइनल नंबर्स नहीं है ये। ठीक है, प्रोविजनल नंबर्स ही हैं। तो इस जो प्रोविजनल नंबर्स आए ना हमारे सामने, उसके हिसाब से ये है कि पॉपुलेशन टाइगर की इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल जाएगी। 1411 टाइगर्स थे हमारे पास 2006 वाले सेंसस के आसपास, और अब 2022 वाला जो सेंसस है उसमें हमें 3167 के करीब करीब टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे। तो एक मेजर इंक्रीज हमें देखने को मिला है। पिछली बार जो 4 साल पहले हुआ था 2018 में, उस टाइम 2967 के करीब की हमें टाइगर्स देखने को मिल रहे थे। तो अब ये 3000 को क्रॉस कर रहा है प्रोविजनल नंबर्स के हिसाब से। आने वाले टाइम्स के अंदर हम देखेंगे जब फाइनल नंबर्स आएंगे तब हमें एक नंबर में डेफिनेटली 3000 प्लस ही हमें देखने को मिलेगा। अब एक जो यहाँ पे कंसर्न है वो है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। वेस्टर्न घाट्स के अंदर इनका जो नंबर था ना, उसमें हमें एक कमी होती हुई देखने को मिल रही है। अदरवाइज जो बाकियों की बात करें, वहां पर ओवरऑल हमें नंबर्स इंक्रीज ही होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आप जानते हो, जैसे अभी एलिफेंट वाला हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट के ऊपर, उसी तरह से हमारे पास ना प्रोजेक्ट टाइगर के भी 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैसूर के अंदर इस इवेंट के दौरान ये टाइगर नंबर्स को बताया गया था। अब देखो, टाइगर्स को आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम यूज करते हैं यहाँ पे कैमरा ट्रैप्स का। समझ रहे हो, कैमरास की मदद से हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो मूव करे। ठीक है, तो कैमरा ट्रैप्स की मदद से होता है। प्लस साथ ही साथ अगर और भी हम मेथड यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं जो कैमरा ट्रैप्स के थ्रू हम नहीं कैप्चर कर पाते, तो इस तरह से टाइगर्स की पॉपुलेशन को हम कैलकुलेट करने की कोशिश यहाँ पे करी जाती है। तो ये नंबर्स आपको थोड़े ध्यान में रखने होने चाहिए, बट फिर भी जब एक बार फाइनल नंबर्स आ जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में भी हम इनको डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारी टीम की तरफ से 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ये आपको ऑफलाइन न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, और ये पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बहुत सारे आपको इनोवेटिव फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे जीएस क्लासेस तो डेफिनेटली है ही हैं, पर उसके साथ में ही आपको यहाँ पर ऑप्शनल आपका ऑनलाइन मिल जाएगा, 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस, और भी आपकी पढ़ाई के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल मेंटरशिप हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, डेली बेसिस पे रिवीजन हो गया। ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, जो कि आपको अपनी ड्रीम के पास लेके जाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, आप डेफिनेटली हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। साथ में मैंने कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म का भी लिंक डाला है, तो उस फॉर्म को भी आप फिल कीजिए। तो जो भी हमारे डेडिकेटेड मेंटर्स हैं आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, एंड अकॉर्डिंगली हमारे एक स्ट्रेटजी प्लान आउट करी जा सकती है। राइट, आगे चलते हैं। देखो, कल ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी थी। कल ना आप में से कुछ लोग जो आईपीएल देखते होंगे उनको पता होगा, ठीक है, इन प्लेयर का नाम है रिंकू सिंह। थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ है। एक्चुअल में क्या हुआ, आखिरी की 5 बॉल्स पे इनको 28 रन चाहिए थे जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम थी, और इन्होंने आखिरी 5 बॉलों पे 5 सिक्सेस मारे, 5 यानी कि छक्के मारे। ठीक है, उसके बाद टीम को जिता दिया। कहने का मीनिंग क्या, पूरी दुनिया मान चुकी थी कि ये कोलकाता मैच हार चुकी है। ठीक है, बट अगर इंसान को अपने आप पे कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आखिरी समय तक मुझे हार नहीं माननी है। कुछ लोग होते हैं ना जो गिव अप कर देते हैं, पर नहीं, यहाँ पर दुनिया ने गिव अप कर दिया था कि ये टीम हार चुकी है मैच। पर इन्होंने क्या किया, आखिरी 5 बॉलों पे इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अपने टाइम के हिसाब से एंड अकॉर्डिंगली टीम को इन्होंने जीत दिला दी। तो हमें भी ये कभी अपने ऐसा नहीं सोचना कि यार कम टाइम बचा है, अब पता नहीं कैसे मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ठीक है ना? डाउट्स इस तरह से आते रहते हैं। पर एक चीज़ होती है कि या तो आप आखिरी के कुछ जो दिन हैं, उनमें गिव अप कर दो, या फिर अपना कंप्लीट दो, जिसको बोलते हैं ना गिव इट ऑल, ठीक है? अपना बेस्ट दो। तो हमें भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है ना? ताकि हम आने वाले दिनों के अंदर बहुत अच्छे से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले सैटरडे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था रिगार्डिंग शिमला एग्रीमेंट, तो क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको देखो, डिस्कस करने का कारण क्या है कि दरअसल में इसके हमें 50 साल कंप्लीट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। 1972 में ना 2 जुलाई को इसको साइन किया गया था, तो अब 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। सर किसके बीच में शिमला एग्रीमेंट? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सर किस चीज़ के लिए? हमने देखो, आप नोटिस करो, 1971 के बीच के टाइम इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुई, बिल्कुल। तो हमने सोचा कि नहीं यार, अब वॉर वगैरह नहीं करेंगे, अब थोड़े हमें अपने रिलेशंस नेबरहुड में इंप्रूव करने हैं। तो दोनों कंट्रीज ने ऐसा ही सोचा कि आपस में हम अब अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे दोनों कंट्रीज,
उसी वजह से एक तरह से शिमला एग्रीमेंट के अंतर्गत कैसे इसको अप्रोच करना है उसका एक तरह से हमें ब्लूप्रिंट देखने को मिला। अब सर इसके अंदर क्या था शिमला एग्रीमेंट के अंदर? देखो पहली बात तो ये थी कि हम आपस में जो भी दिक्कतें हैं ना वो बायलैटरली सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब क्या, कोई थर्ड पार्टी आके हमें नहीं बताएगी कि इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करो। हम दोनों मिलकर आपस में इसको अपने जो इश्यूज होंगे उनको पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में जैसे आप जानते हो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, ठीक है, उसके अंतर्गत जैसा लिखा गया है हम उस हिसाब से अपने रिलेशनशिप्स को गवर्न करेंगे। तो एक तरह से हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, यूनिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ये सारी बातें यहाँ पे हमने बात करी हुई थी, ठीक है। और साथ में आप जानते हो लाइन ऑफ कंट्रोल जब हमें जम्मू एंड कश्मीर को देखने को मिल जाती है, ठीक है, वहां पर भी हम एक तरह से पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें शिमला एग्रीमेंट के अंतर्गत करी गई। पर क्या इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया गया? द आंसर इज नो। देखो पाकिस्तान ने कभी भी इनको ना माना नहीं, एक तरह से कह लो, ठीक है। आप नोटिस कर सकते हो बार बार ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि बायलैटरल इशू है ये तो हमारा, तो इसको हम आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे, पर नहीं, पाकिस्तान क्या करता है, बार बार बोलता है कि नहीं थर्ड पार्टी आओ, कोई ना कोई और आके हमारा सोल्यूशन निकालो ये कश्मीर इशू का, ठीक है। इंटरनेशनल फोरम जो होते हैं वहां पर बार बार इसका रेस किया जाता है। एलओसी के ऊपर पीस की बात करी गई थी, तो वहां पर तो आप नोटिस कर रहे हो कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से बार बार इसको इसका वायलेशन किया जाता है, ठीक है। सीज फायर जो वायलेशन है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये इश्यूज पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखे गए। तो डेफिनेटली शिमला एग्रीमेंट एक पॉजिटिव स्टेप था, बट कुछ इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। बाद में हमने 1999 में ना लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन किया, वो भी कुछ इन्हीं लाइंस के ऊपर ही देखने को मिला था, ठीक है, कैसे हम एक तरह से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी का एक रीआइट्रेशन ही हम मान सकते हैं लाहौर डिक्लेरेशन को भी, राइट। तो ये हो गया शिमला एग्रीमेंट के बारे में। अब सर कल के लिए क्या होमवर्क है? देखो IBSA इप्सा जो है इसकी क्या कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं, है क्या ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो कल के लिए मैंने आपको एक पॉलिटी का होमवर्क दिया है कि स्टेट की आखिर डेफिनेशन क्या होती है। ये आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताओगे, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब सर प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों न्यूज में है? देखो जैसे अभी दिखा ना कि शिमला एग्रीमेंट के 50 साल हो गए हैं, उसी तरह से ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के भी 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो इसको लॉन्च हुआ था कब? 1992 के अंदर। क्यों हुआ था लॉन्च? देखो नाम से ही समझ आ गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ताकि एक तरह से हम अपने जो एलिफेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाए, उनको कंजर्व कर पाए, इसके रिगार्डिंग था। तो 30 ईयर्स हम इसके अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी क्या हुआ है, हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने गज उत्सव को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क, आप जानते हो ना आसाम के अंदर, वहां पर इसको एक तरह से इनॉग्रेट किया गया हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा। थोड़ा प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में देखने की कोशिश करें तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आप जानते भी हो जब बात करते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की, कहने का मतलब इसके लिए पैसा दोनों तरफ से आ रहा है, सेंटर से भी आपका, स्टेट से भी। ताकि लॉन्च किया गया था कि जो हमारे ना देखो वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स हैं, इनके एक तरह से इनके मैनेजमेंट एफर्ट्स जो हैं कि इनको कैसे इनका नंबर्स को इम्प्रूव करना है, इनके रिगार्डिंग जो थ्रेट्स इनको फेस हो रहे थे, कंजर्वेशन करना, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग स्टेट्स के एफर्ट्स को हम एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस और साथ ही साथ कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी दे पाए। इस वजह से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया गया था। देखो आप सभी एम्स ना बहुत ही जेनरिक है, जैसे कि लॉन्ग टर्म के अंदर से सर्वाइव करें, ठीक है, माइग्रेशन कॉरिडोर एक तरह के बनाए जाएं ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, वेटनरी केयर देना इनको, ठीक है, जो कैप्टिव कैप्टिव मतलब जो पिंजरे में एक तरह से बंद होते हैं उनको एक तरह की वेटनरी केयर देना, राइट। रिसर्च के रिगार्डिंग इनके रिगार्डिंग प्रमोट करना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वो है माइक, MIKE। MIKE क्या मीनिंग क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। हम जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना उसके द्वारा माइक को एक तरह से कह लो कि इंप्लीमेंट किया गया ताकि हम देख पाए कि इलीगल किलिंग एलिफेंट्स की क्यों होती है। तो ये कई बार ना इस तरह के वर्ड पूछ लेते हैं कि माइक न्यूज में था, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स को हम एक तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो 10 एलिफेंट रिजर्व हैं, ठीक है, ये दरअसल में साइट्स का एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रोजेक्ट एलिफेंट उसको एक तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है। तो जनवरी 2004 से हमें ये देखने को मिल जाएगा। अभी आप एक बात और नोटिस करो कि दुनिया भर की जितने भी वाइल्ड एलिफेंट की पॉपुलेशन है ना, इंडिया में 60% है। तो बहुत ही भारी नंबर है इंडिया में, नियरली 30,000 से 40,000 का नंबर। तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इनको एक नेशनल हेरिटेज एलिमेंट की तरह भी प्रोटेक्ट माना जाता है। और इसको प्रोटेक्शन कहाँ पे अवेलेबल है? WPA एक्ट के शेड्यूल 1 के अंतर्गत इनको प्रोटेक्शन हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट। अभी जो प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जी के द्वारा गज उत्सव को एक तरह से इनॉग्रेट किया गया है उसको एक बार समझ लो
यहाँ पर भी बात वही है कि कैसे हम कैप्टिव एलिफेंट्स जो एक तरह से पिंजरा में बंद है उनका वेलफेयर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या हम ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रोका जा सकता है। कई बार आप नोटिस करते हो ना कि मान लो एलिफेंट था, ठीक है ना, वो ह्यूमन वाले एरिया के अंदर आ गया, ठीक है, लोगों के घरों के आसपास आ गया। फिर होता क्या है, या तो एलिफेंट कुछ डिस्ट्रॉय कर जाएगा ह्यूमन की सेटलमेंट्स को, या फिर जो लोग हैं वो उसको मार देते हैं कई बार। तो इस तरह के इश्यूज को हमें रोकना पड़ेगा। जो इनकी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगी है ना एलिफेंट्स की, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, इनके लिए कॉरिडोर बनाने पड़ेंगे अलग से, ठीक है, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, ताकि एक तरह से इनकी हैबिटेट्स को इम्पैक्ट ना हो एंड कहीं ना कहीं अच्छे से ये अपना जीवन जी पाए, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क में हमें देखने को मिला ना, तो ये असम के अंदर है। तो आप नोटिस करना कि इंडिया में कर्नाटका स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा एलिफेंट देखने को मिलते हैं, दूसरे नंबर पर असम है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को हमने इसलिए चूज भी किया है क्योंकि दूसरे नंबर पे हाईएस्ट एलिफेंट्स स्टेट में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज न्यू ई वेस्ट रूल। तो नोटिस कीजिएगा कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उसने नवंबर 2022 में इन रूल्स को नोटिफाई किया था। अब वो अप्रैल 1 से वो वापस मतलब वो फोर्स में आ चुके हैं, ठीक है। नोटिफाई तब किया था, अब फोर्स में आ चुके हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो पहले भी हमने जैसे 2012 में, ठीक है ना, रूल्स को हमने इफेक्ट में लेकर आए थे इसके ई वेस्ट के रिगार्डिंग रूल्स, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब हमने थोड़ा इसके प्रोविजंस को थोड़ा और एक्सटेंशन करी है, थोड़ा और क्लैरिटी लेकर आए हैं। जैसे कि जो न्यू रूल्स है ना, वो हर तरह के जो भी ई वेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी हो, चाहे वो उसका मैन्युफैक्चरर हो, उसका प्रोड्यूसर, उसका रीफर्बिशर हो, ठीक है ना, उसका डिसमेंटल करे, जो उसको कि एक तरह से उसको डिसमेंटल समझते हो ना, कि एक तरह से आखिरी के जो प्रोसेस होते हैं उसको रिसाइकल करे, इन सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होते ही होते हैं। अब नोटिस करो कि कितने टाइम पीरियड क्या बोला गया है कि कब तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो पॉइंट है, आप 6 महीना यानी कि 180 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। आप ई वेस्ट को स्टोर करना है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, ये आपको समझ होना चाहिए। साथ में अगर आप नोटिस करो, ठीक है ना, यहाँ पर एक बात होती है ना एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो समझा देता हूँ पहले। ईपीआर, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसके रिगार्डिंग। जब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मीनिंग क्या है कि जो प्रोड्यूसर है उसका बस काम ये नहीं है कि आपने कोई चीज प्रोड्यूस कर दी, नहीं, उसका आप ये भी देखो कि कैसे आप उसका एंड ऑफ लाइफ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एक बार उसका लाइफ साइकिल उसका खत्म हो गया, उसके बाद आप कहीं ना कहीं उसको कैसे मैनेज करोगे, उसको कैसे मान लो कि आपने वापस उसको कलेक्ट किया, उसको डिस्पोज किया, उसको रिसाइकल किया, इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी यहाँ पे काम करना जरूरी है। प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी नहीं है कि बना दिया, उसके अलावा भी उसका काम होता है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक वगैरह के अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है। तो हमारे जो ई वेस्ट 2016 के रूल्स थे, वहां पर भी ईपीआर को हमने पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज हमें देखने को मिल जाती है, जो नए ई वेस्ट रूल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी कोई मैन्युफैक्चरर है, रिसाइकलर है, उनको कहीं ना कहीं ई वेस्ट को कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि उसका प्रॉपर रिसाइकलिंग हो पाए, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो पाए। अब यहाँ पर देखो प्रोविजन मैंने बताया ना कि बहुत इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि किसको एप्लीकेबल है और किसको नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके रेडियोथेरेपी हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, मैग्नेट एमआरआई जो होती हैं, इलेक्ट्रिक टॉयज हो गया, आपका आईपैड, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स पैनल्स हो गया, माइक्रोवेव टैबलेट्स, वॉशिंग मशीन्स, ये सारे ई वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। आपके एसी वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो किसके ऊपर एप्लीकेबल है और किसके ऊपर नहीं है। साथ में इन्होंने बात करी है कि जो भी देखो मान लो प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, जो भी एक तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको इस साल के अंतर्गत अंत तक 2023 के अंत तक क्या होगा कि जितना भी इलेक्ट्रिक वेस्ट, जितना भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को प्रोड्यूस किया है, उसका कम से कम 60% तो जो वेस्ट बनेगा वो कलेक्ट करना पड़ेगा और रिसाइकल करना पड़ेगा। फिर अगले साल इसको 70% अचीव करना है एंड 2025 में इसको 80% अचीव करना है। तो कहने का मीनिंग क्या, प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी हम बढ़ाते जा रहे हैं साल दर साल, ताकि धीरे धीरे वो इसकी तरफ वर्क करता रहे और ई वेस्ट ज्यादा से ज्यादा जो जनरेट हो रहा है ना, उसको साथ ही साथ हम रिसाइकल करते रहें, राइट। साथ में ही आप नोटिस करो कि प्रोड्यूसर को इंश्योर करना है कि यहाँ पर वो कुछ हजार्डस सब्सटेंसेस को यूज ना करे, जैसे लेड, मर्करी हो गया, कैडमियम हो गया, इस तरह के जो हार्मफुल एलिमेंट्स है ना, जो हजार्डस सब्सटेंसेस हैं, उनको यूज वो ना करे कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंतर्गत। ईपीआर के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है, उनको ईपीआर को फॉलो करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी, वो इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट जनरेट करेगा कि आपने इसको फुलफिल किया या नहीं किया ईपीआर को। तो इसको भी प्रॉपर चेक का मैकेनिज्म भी देखने को मिल जाता है। अब एक आखिरी चीज
कि आखिर न्यू रूल्स किसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। मैंने बताया ना, क्लैरिफाई कर दिया किसके ऊपर अप्लाई होंगे किसके ऊपर नहीं होंगे। तो जो आपके वेस्ट बैटरीज हैं, ठीक है ना, इनको ऑलरेडी हम बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत कवर करते हैं, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होंगे। उसी तरह से पैकेजिंग प्लास्टिक है, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, तो यहाँ पर कवर नहीं होंगे। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं तो वो एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, उनके ऊपर एक तरह से एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं वो ऑलरेडी एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो वहां पर कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पर कवर नहीं होंगे। तो इस तरह से इन्होंने ये चीज बता दी है कि कैसे ये चीजें वर्क करेगी। ई वेस्ट के बारे में तो हम वेरी श्योर सभी जानते ही होंगे कि जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से कहीं ना कहीं जो वेस्ट बनता है वो हम उसको बात कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नोटिस करो कि ऐसा पॉइंट ये भी जरूरी है कि सामने वाला बंदा जिसने ये वेस्ट जनरेट किया वो रीयूज नहीं करेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या, वो बस उसको फेंकने ही वाला है, इस उसका वो रीयूज कोई और पर्टिकुलर चीज में उसको चेंज फॉर्म के अंदर उसको यूज करने का ऐसी उसकी इंटेंशन नहीं है, उसको बोलते हैं वेस्ट। ठीक है ना, वेस्ट समझ गए ना, ऐसा नहीं है कि थोड़ी आप यूज थोड़ी करोगे उसको, ये वर्क वेस्ट बन गया, तो रीयूज का वहां पे प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा वेस्ट जनरेटर है, ई वेस्ट जनरेटर है। पहले पे आ जाता है आपका चाइना, दूसरे पे आ जाता है आपका यूएसए, इंडिया तीसरे नंबर पे है। तो ये भी रैंकिंग आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे, दैट इज कुर्मी कम्युनिटी। देखो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है ना, कुर्मी कम्युनिटी के द्वारा काफी सारे एजिटेशन किए जा रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल इनका एजिटेशन है क्यों, इनका एजिटेशन है कि भैया हमें ना शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। देखो अभी तो सर कहाँ पर है, अभी देखो आपको ये ओबीसी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है ना, उस लिस्ट के अंतर्गत इंक्लूडेड है। पर ये कुर्मी कम्युनिटी क्या कह रही है कि नहीं, हमें शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत रिकॉग्निशन दिया जाए। साथ में ही इनका जो रिलीजन है सरना रिलीजन, उसका रिकॉग्नाइजेशन किया जाए। और इनकी जो लैंग्वेज है कुर्मली लैंग्वेज, उसको 8 शेड्यूल के अंतर्गत डाला जाए। आप जानते हो 22 हमें लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती हैं 8 शेड्यूल के अंतर्गत। तो ये कुछ इनकी इनकी डिमांड्स हैं कि हमारे एक तो हमें एसटी की तरह दर्जा दो, एंड अकॉर्डिंगली हमारे जो प्रोटेक्शन करी जाए, हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको 8 शेड्यूल के अंतर्गत डाला जाए। तो थोड़ा सा इस अगर कम्युनिटी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो देखो, जो मेजरली ना ये आपको लोअर गंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिल जाएंगे, जैसे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू वहाँ पे। तो जनरली ये वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में आपको बेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा खेती से रिलेटेड इनका काम होता है, टेलर आप समझते हो। ठीक है, नॉन एलीट है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इनको पैसा नहीं मिलता। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इनका काम जो थोड़ा खेती से ही रिलेटेड आपको देखने को मिल जाता है, खेत जोतना हो गया, वो सभी काम के अंदर ये काफी अच्छे हैं। एंड साथ में ही अच्छे से मतलब इनका वर्क एथिक्स काफी अच्छे हैं, काफी हार्ड वर्किंग है। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल कल्चर है, महिलाओं को भी प्रॉपर यहाँ पे इनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। मुगल दरबार हो गया या फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, वहां से भी इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेज देखने को मिली थी। तो जनरली अपनी जो लैंग्वेज है कुरमुली, जिसको बोला भी गया है कि 8 शेड्यूल के अंदर ऐड करो। और साथ ही साथ इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पे रहते हैं, कौन सी स्टेट, अगर देखो उड़ीसा में तो वहाँ पे उड़िया भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हिंदी, मराठी और कोंकणी भी इनके द्वारा डेफिनेटली बोली जाती है। अभी कैसे हैं ओबीसी कैटेगरी की तरह, तो इनका डिमांड क्या है कि नहीं, हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा यहाँ पे चाहिए। तो ये हमने समझा थोड़ा कुर्मी कम्युनिटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आईएसए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। देखो आईएसए ने अभी रिसेंटली क्या अनाउंस किया है कि ये ना एप्लीकेशंस लेगा, मतलब आपने अगर इसने अगर मान लो कोई कंपनी है, वो चाहती है कि हम ओशन फ्लोर के ऊपर माइनिंग करना चाहते हैं, तो परमिशन इससे लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। तो उसने डिसाइड किया कि वो इस प्रोसेस को शुरू करने वाला है। अब आप सभी ने ना यूएन क्लॉज के बारे में सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ठीक है, जब हम बात नहीं करते हैं कि ये टेरिटोरियल सी है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, ये ओपन सी हो गया, ये सारी प्रोविजन आप जानते हो। यूएन क्लॉज बताता है कि कहाँ पर कैसी कैसी आपके पास राइट्स हैं, क्या पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। बिल्कुल, तो यूएन क्लॉज के अंतर्गत ही ना इसको आईएसए को एस्टेब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी यहाँ पे ट्रीटी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसको अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट किया गया। तो 1994 में ये एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, एंड जून 1996 के बाद से पूरी तरह से हमें वर्क करती हुई देखने को मिल जाती है। सर काम क्या है इसका, जैसे देखा ना अभी कि इंटरनेशनल जो सी बेड एरिया है, ठीक है, वहां पर किस तरह से मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, कौन उसको रेगुलेट करेगा, कौन उसको ऑर्गेनाइज करेगा, ये सारे काम किसके हैं, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के। ठीक है ना, एक तो हो गया देखो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत, तो वो तो वहां तो कंट्री अपना अपना चलाएगी कि जैसे इंडिया का अगर है नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, तो अकॉर्डिंगली इंडिया के लॉस के हिसाब से वहां पे माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज करी जाएंगी। पर जो कहीं ना कहीं एरिया जो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, इंडिया के बाहर है, सभी कंट्रीज के जो बाहर है नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के, वहां पर कैसे माइन रिलेटेड एक्टिविटीज को कैसे हमें रेगुलेट करें, वो रेगुलेट किया जाता है बाय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ठीक है, साथ में ही जो पॉलीमोटेनिक निड्यूल्स हैं, ठीक है, उनका एक्सप्लोरेशन को रेगुलेट करना। तो ये सारी बातें देखने को मिल जाती हैं
इसके हेडक्वार्टर्स आपको जमैका किंगस्टन में देखने को मिल जाएंगे। टोटल 168 मेंबर्स हैं यहाँ पे, 167 कंट्रीज है मतलब, और साथ ही साथ यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग जूस मिशन। देखो इस तरह के जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, जो होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है इसमें से ऐसा ही पूछ ले कि जूस मिशन रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज के साथ रिलेटेड है, या फिर कौन सी एजेंसी ने इसको बनाया है। तो इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ऑल्दो मैं आपको डिटेल्स भी पढ़ाऊंगा, पर एग्जाम स्पेसिफिक ना मेजरली यही होता है कि आपको इस मिशन के बारे में बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो अभी क्या है जूस मिशन? देखो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, उसने ऐसा बोला है कि बस वो जूस मिशन को लॉन्च ही करने वाला है, ठीक है ना, फाइनल स्टेजेस पर ही है। तो जूस है क्या दरअसल में? जूस स्टैंड्स फॉर जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम जुपिटर को एक्सप्लोर करेंगे, प्लस साथ ही साथ इसके जो 3 आईसी मून्स है, दैट इज यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमेड, इन पर्टिकुलर 3 मून्स को यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा। बाय होम? बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में ये चेक करेगा कि भैया जुपिटर कैसे ओरिजिन में आया, स्टार्टिंग कैसे हुई जुपिटर की, और साथ ही साथ क्या स्पेस के अंदर लाइफ पॉसिबल है भी या नहीं है। ये सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। ये जो पर्टिकुलर प्रोब है ना, इसको 8 साल लगेंगे नियरली जुपिटर तक पहुंचने के लिए। फिर वो देखेगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है ना, वहाँ मून कैसे बने हैं अकॉर्डिंगली। जो 3 आईसी मून्स की बात करें, इनको अच्छे से वो स्टडी करता रहेगा। इस तरह से इसका ये वर्किंग पूरा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो गैनीमीड है ना, जो सबसे इस पर्टिकुलर जो जुपिटर का सबसे लार्जेस्ट मून है, वहां पर काफी एक्सप्लोरेशन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। 8 साल तो इसको पहुंचने में लगेंगे, उसके 4 साल के बाद ये चीज ऑर्बिट में मूव कर जाएगा, ठीक है। और साथ में ये पहला प्रोब होगा जो कि किसी प्लेनेटरी मून अदर देन अर्थ को एक तरह से ऑर्बिट करेगा। अभी तो देखो जैसे अर्थ का क्या है, अर्थ के अंदर तो हमें मून देखने को मिलते हैं, तो उसी तरह से उसके अलावा, अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेटरी का मून को ऑर्बिट करने वाला ये पहला प्रोब हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो कुछ और फीचर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ फ्यूल कौन सा यूज किया गया है, एमएमएच, दैट इज मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, और साथ में मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजर। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जब ये दोनों एक तरह से कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो इग्नाइट, मतलब एक तरह से उसको आग मिलती है, एंड अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर प्रोपेलेंट को यूज किया जाएगा अपनी जर्नी को अंदर, ठीक है। 10 इंस्ट्रूमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप नोटिस करो कि एरियान 5 रॉकेट्स इसको लॉन्च किया जाएगा बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये हो गया, हमने जूस मिशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब पिछले सैटरडे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जो मैंने होमवर्क दिया था, तो बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। देखो इसका आंसर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा ना। अगर आप चंद्रगुप्त टू के बारे में जानते होंगे, ठीक है, इनको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, काफी पावरफुल रूलर थे हमारे जो गुप्ता डायनेस्टी के अंतर्गत। अब यहाँ पर ना इनके कोर्ट में होते थे नवरत्न, यहाँ पे इनको 9 जेम्स भी बोल सकते हो। दरअसल में जो चंद्रगुप्त टू थे ना, इनको आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत काफी इनकी रुचि थी, उसी वजह से यहाँ पे हमें नवरत्न देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कालिदास का नाम सुना है, बिल्कुल, तो वो भी इनमें से एक थे, ठीक है। वेताल भट्ट हो गया, ब्राह्मीर हो गया, ठीक है, वरारुचि हो गया, साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपका धन्वंतरी हो गया, ठीक है, आपका शंकु हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके अमर सिम्हा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल 9 देखने को मिल जाते हैं इनके दरबार के अंतर्गत, जिनको हम क्या बोलते हैं, 9 जेम्स या नवरत्न। अब इसमें अगर बात करें देखो कालिदास की, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया ना कि कालिदास एसोसिएट है चंद्रगुप्त टू से, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। कालिदास आप सभी जानते हो, ठीक है, बहुत सारे संस्कृत, बहुत फेमस संस्कृत राइटर रहे हैं, पोइट रहे हैं। इनके जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, वो है। मालविक अग्निमित्रा हो गया, रघुवंशा हो गया, कुमार संभवम हो गया, ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनके प्लेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कालिदास के। उसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये कह रहे हैं अमर सिम्हा एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन। नहीं जी, ये भी चंद्रगुप्त के साथ ही लिंक्ड है, ठीक है। अमर सिम्हा भी इन्हीं 9 जेम्स में से एक थे, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने ने जो संस्कृत की थेसोरोस होती है ना, कहने का मीनिंग क्या, जो पर्यायवाची की शब्दकोश होती है, वो अमर सिम्हा के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो अमर सिम्हा क्या है, हर्षवर्धन के साथ लिंक नहीं है, ये हमें किसके साथ लिंक देखने को मिलते हैं, चंद्रगुप्त टू के साथ ही देखने को मिल जाते हैं। तो ठीक है ना, जो अमर कोश उनका नाम था, ठीक है, जो मैं थेसोरस की बात कर रहा हूँ, अमर कोश नाम था उसका। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमें गलत हो जाएगी। और अगर देखो आपको सेकंड स्टेटमेंट ही पता होता ना कि यार अमर सिम्हा तो हर्ष चंद्रगुप्त टू के साथ रिलेटेड है, तो आप सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही आप गलत करते आपको अकॉर्डिंगली आंसर मिल जाता। हो सकता है किसी को नहीं पता हो कि भैया पाणिनि क्या पुष्यमित्र शुंगा से है या नहीं है, पर फिर भी उसके बिना भी आप इस पर्टिकुलर आंसर को यूज कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच सकते थे। देखो जब हम बात कर रहे हैं पुष्यमित्र शुंगा की, तो आप जानते हो इनका अराउंड 185 से 151 बीसी के कहीं ना कहीं बीच में थे, ठीक है। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं।
जो बृहद्रथ मौर्य थे उनको मार कर इन्होंने एक तरह से अपनी शुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ पाणिनि की, तो पाणिनि कब थे? ये तो 6th और 5th सेंचुरी बीसी में देखने को मिलते हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कृत ग्रामर के रिगार्डिंग इनको फेमस है, अष्टध्यायी करके जानते होंगे आप। ठीक है। तो डेफिनेटली इनका तो टाइम पीरियड ही अलग अलग था, तो इनके साथ कैसे एसोसिएटेड होंगे ये। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे अकॉर्डिंगली हो जाता है गलत। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली। राइट है जी। ठीक है। अब आज के लेक्चर के बेसिस के ऊपर मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। इन सभी पांचों क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ट्रू फॉल्स क्या है, वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सैटरडे को जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उन सभी का मैं क्विकली एक बार आंसर बता देता हूं। यहाँ पहला क्वेश्चन था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। क्या ये जो सिविल प्रोसीजर कोड होता है उसके अंतर्गत उससे बाउंड है? द आंसर इज फॉल्स। ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, उसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000 क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो डिक्रिप्ट, मॉनिटर, इंटरसेप्ट कर पाए इस तरह की चीजें? द आंसर इज फॉल्स। देखो सेक्शन 79 आईटी एक्ट क्या था? ये डील करता है आपके सेफ हार्बर के साथ, जो कहीं ना कहीं जो इंटरमीडियरीज होती है ना, उनके पास एक तरह के उनका सेफ हार्बर दिया जाता है कि अगर मान लो मैंने कुछ फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया है तो वो फेसबुक रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके अंतर लिए। ठीक है ना। तो ये चीज हमें सेक्शन 79 के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट, आर्टिकल 200 क्या ये डील करता है पावर ऑफ गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर? दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू। रेयर अर्थ मेटल्स, क्या इंडिया के पास नियरली 30% रिजर्व हैं? बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। इंडिया के पास नियरली 6% रिजर्व देखने को मिलते हैं दुनिया भर के, पर ग्लोबल आउटपुट के अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 1% है। तो यहाँ पर चौथी स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। पांचवी स्टेटमेंट, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्या मेंबरशिप जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनके लिए भी ओपन है? सर ये बात भी फॉल्स है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर कंट्रीज है ना, उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हो गए इन पर्टिकुलर पांचों क्वेश्चन के ट्रू और फॉल्स आंसर्स। इसी तरह से इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर, साथ में मैंने कहा आपसे जो इब्सा के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है और जो पॉलिटी का स्टेट की डेफिनेशन के रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, फिर उनको अकॉर्डिंगली हम कल आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पर जा सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। साथ में देखो सी सेट की सीरीज भी चल रही है, आप में से कुछ लोग फॉलो कर रहे हो, कुछ लोग शायद नहीं कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप लोग सी सेट की सीरीज को भी फॉलो कीजिए ताकि आपकी सी सेट की प्रिपरेशन भी अच्छे से होती रहे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।